सोलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था पूरा का पूरा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जो जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिपोर्ट राइटिंग तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर बताऊंगा जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, और इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इसी टर्मिनोलॉजी से आपको आ जाएंगे किसी भी एग्जाम के अंदर। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के एडवांस लेवल में पहुंचने के लिए आपको इन बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए, मतलब इसका मीनिंग, इन सभी टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो उस पर मैं चाहूंगा, उससे पहले एक छोटा सा ये डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ, स्मार्ट लिखा हुआ है, SMART। तो इसके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। ये एक तरीके से आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कह सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं होती है रिसर्च की, तो एक समराइज वे में इसको स्मार्ट बोल दिया जाता है। याद करने के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी, हर कोई स्मार्ट है, ठीक वैसा वाला स्मार्ट नहीं। ये स्मार्ट जो है इसका फुल फॉर्म कुछ और है। स्मार्ट के अंदर एस जो स्टैंड करता है वो करता है स्पेसिफिक के लिए, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड। अब क्या क्या मतलब होता है इसका। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी एक स्पेसिफिक चीज पे होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी हैं। रिसर्च प्रॉब्लम अनलिमिटेड है, लेकिन आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी स्टडी को कंडक्ट करना है तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जनरलाइज नहीं होना पड़ेगा। जनरलाइज वे में तो आपके पास में डिफरेंट मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं आपको चूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको स्पेसिफिक कहते हैं। दूसरा है मेजरेबल। अब आपने ऐसी रिसर्च को, प्रॉब्लम को ले लिया जो कि आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे मान लिया जाए आपने ऐसे इनविजिबल चीज़ों पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, या ऐसी चीज़ों पे स्टार्ट करना आपने रिसर्च शुरू कर दिया जो चीज़ें हम मेजर कर ही नहीं पा रहे, जिसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, या जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन चीज़ों पे अगर आप रिसर्च करने लग गए तो वो मेजर नहीं कर पाएंगे, आप उस रिजल्ट को कैसे मेजर कर पाएंगे। तीसरा है अचीवेबल। ऐसे डेटा पे आपको काम करना है या ऐसी प्रॉब्लम्स पे आपको काम करना है जो अचीव की जा सके, जो जिसके आउटकम पे, जिसके रिजल्ट पे कहीं ना कहीं आप पहुंच पाओ। फिर यहाँ पे है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके हाइपोथेसिस, वो सारी चीज़ें आपकी रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च प्रॉब्लम से रेलेवेंट होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। टी हो गया टाइम बाउंड। आप सभी को पता है, आपको रिसर्च करने के लिए, किसी भी तरह की रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आप लोग पीएचडी की रिसर्च है या पोस्ट डॉक की रिसर्च है या फिर एमकॉम में रिसर्च है, हर चीज़ में आपके पास में क्या रहता है, एक फिक्स टाइम पीरियड रहता है। रिसर्च के अंदर भी आपके मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल का रहता है, और एक्सटेंड करना चाहें 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी टाइम बाउंड है। तो जो आपको आउटकम लेने हैं, जो आपको रिजल्ट ऑब्टेन करना है, वो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आपको करना है। तो ये होता है एक स्मार्ट, SMART। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। अब उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ उस पर चलते हैं। रिसर्च के अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर आता है अब्स्ट्रैक्ट। आप सभी को पता होगा अब्स्ट्रैक्ट का मतलब, जिसने रिसर्च पेपर अभी तक लिखा नहीं है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज इसका नहीं होगा, लेकिन रिसर्च पेपर अगर आप लिखेंगे, कोई भी आपने अगर रिसर्च पेपर लिखा, आर्टिकल लिखा, या फिर कुछ भी आपने लिखा हुआ है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है, यानी कि इसके अंदर बताया जाता है कि रिसर्च किस बारे में है, कौन से मेथड फॉलो किया गया है, क्या रिजल्ट आया था और कैसे उसको इंटरप्रेट किया गया है। तो ये सारी चीजें आपके ओवरव्यू में आती हैं। और जनरल वे में अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के पेपर के केस में, रिसर्च पेपर में, तो 1 पेज 1.5 पेज के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट को समराइज करना होता है, 600 से 700 वर्ड के अंदर। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक। दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ए टर्म यूज्ड इन सर्वे रिसर्च टू रेफर टू द मैच बिटवीन द टारगेट पॉपुलेशन एंड द सैंपल। एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया कि कितना सही डेटा आपका है, जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि जो आपने, जहां से आपने डेटा कलेक्ट किया है। अब पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे वो वाला पॉपुलेशन नहीं है। कौन सा वाला, जो हम जनगणना की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों की बात कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे। पॉपुलेशन का मतलब होता है जो ओवरऑल आपके स्टडी का एरिया है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। रिसर्च की लैंग्वेज में उसको यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं,
या तो पॉपुलेशन बोल देंगे या फिर उसको यूनिवर्स बोलते हैं। इन दोनों नाम से जाना जाता है। जो भी ओवरऑल आपकी स्टडी का जहां तक मतलब एक्सटेंड है आपकी स्टडी का, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक राज्य लिया, एक स्टेट आपने लिया है, उस स्टेट के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो पूरा स्टेट आपके लिए पॉपुलेशन बन जाएगा और उस पॉपुलेशन में से ही आप फिर सैंपलिंग करके अपनी स्टडी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब हो गया जो डेटा एक्चुअली आपने कलेक्ट किया है, वो सैंपल आपने लिया है, उस टारगेट पॉपुलेशन के साथ कितना मैच करता है। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी उतना अच्छा रिजल्ट। फिर बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि अगर आपको क्या करना है, पीएचडी का एग्जाम पास करना है, तो पीएचडी का एग्जाम पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को 50 नंबर लाने हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी को 45 लाना है। तो इस केस में ये 50 और 45 क्या है, एक बेंचमार्क सेट किया गया है। तो ये बेंचमार्क अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आप क्या है, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है डेटा की। डेटा के अंदर, डेटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कैन बी नंबर्स और वर्ड्स, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर मैंने आपसे बोला था डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस आपको बताना है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम लोग डेटा की बात करते हैं तो डेटा क्या है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन भी दो तरीके का होता है, एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है तो वो डेटा बनता है। नहीं समझ में आया होगा। अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे आपने फील्ड से कोई चीज कलेक्ट करी है, कोई डेटा आपने किसी भी तरह का रैंडम डेटा आपने कलेक्ट किया है, जैसे 100 रिस्पोंडेंट का डेटा आपने किसी फील्ड से कलेक्ट किया है, लेकिन अभी तक आपने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ग्रुपिंग नहीं किया है। मतलब आपने कितने क्वेश्चनर सही से भरे गए हैं, कितने क्वेश्चनर गलत तरीके से भरे गए हैं, कितने क्वेश्चनर खाली छोड़ दिए गए हैं, या कितने क्वेश्चनर आपके काम के हैं नहीं है, वो सारी चीजें आपने अभी डिस्कस करी नहीं है। आप जिसने क्वेश्चनर भरे और आपने कलेक्ट करके ले आए, तो सारे के सारे जो कलेक्ट करके ले आए हो वो डेटा है। लेकिन जब आप उसकी सॉर्टिंग करोगे, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, SORTING। तो डेटा की जब सॉर्टिंग करेंगे तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद आती है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ए रिसर्चर्स एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इज एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द वे इन विच द स्टडी वाज कंडक्टेड। यानी कि क्रेडिबिलिटी का मतलब भरोसा, एक तरीके से जो आपने स्टडी करी है, जो आपने रिसर्च करी है, उसकी कितनी यहाँ पे सही होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब सही आपका डेटा है, वो आपके कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी होती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है जो नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस तरह के डेटा को हम लोग नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए आपको इतना क्वांट याद करना है। क्वांट का मतलब क्या होता है, नंबर होता है। क्वांट का मतलब होता है मैथ्स। क्वांट का मतलब होता है जिसमें नंबर्स की बात की जाती है। तो क्वांटिटेटिव, क्वांट से ही क्वांटिटेटिव बना है। तो क्वांटिटेटिव उसकी क्या हो गई, एक तरीके की करेक्टरिस्टिक हो गई। तो क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड एट द कॉलेज एग्जाम्पल है। ट्रेंड्स इन द सेल्स फिगर, मतलब जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट ऑफ द कार्स, ये नंबर्स में जितनी भी बात की जाएगी, नंबर्स में जो डेटा होगा उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। इसका अपोजिट होता है जिसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा कौन सा डेटा होता है, विच कैन नॉट बी क्वांटिफाई, जिसको हम क्वांटिटी में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे एज हो गया, खाली एज की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एज खाली आपने लिखा, या इसके अलावा जेंडर आपने यहाँ पे लिखा है, या इसके अलावा ऑक्यूपेशन आपने लिखा है, या इसके अलावा आपने अदर चीज़ें भी हो सकती हैं, आपकी कास्ट हो गई, ये सारी चीज़ें, तो इसको हम क्वांट में नहीं लिख सकते हैं। वो क्वालिटी है आपकी, आपकी पर्सनैलिटी हो गया, परसेप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, क्वालिटेटिव डेटा में आती है। ठीक, किसी की क्वालिटी से रिलेटेड जो डेटा होता है उसको क्वालिटेटिव डेटा बोला जाता है। फिर यहाँ पे बात आती है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है ए टर्म दैट इज डिस्क्राइब्स ए ह्यूमन वेरिएबल दैट इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। वो चीज जो आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाते हैं उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन है, सेल्फ स्टीम है, ये सारी चीजें आप किसी का डायरेक्टली क्या मेजर तो कर नहीं सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। हाँ, आप कहेंगे कि उसका अच्छा मोटिवेशन है या उसका लो मोटिवेशन है, लेकिन आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आती है कॉजलिटी की बात की जाती है। कॉजलिटी का मतलब होता है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट से ही कॉजलिटी बनी है।
कॉजलिटी का मतलब होता है जिसमें एक कारण होता है और उस कारण का दूसरी तरफ इफेक्ट पड़ रहा होता है, प्रभाव होता है। तो कारण और प्रभाव जिसमें होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जहाँ पे होता है, उसको हम कॉजलिटी कहते हैं। अभी जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ेंगे उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है केस स्टडी। केस स्टडी आप सबको पता है, किसी भी चीज की या किसी भी ग्रुप की, किसी भी सब्जेक्ट की जब हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नरेंद्र मोदी पे, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन पे स्टडी करना चाह रहा है, उनकी केस स्टडी करना चाह रहा है उस पे, उन पे, तो उस चीज में वो क्या करेंगे, उनके जन्म से लेके उन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो अभी प्रेजेंट में कहाँ पे हैं, या फ्यूचर में क्या क्या, ये सारी चीजें, तो वो केस स्टडी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसके अंदर स्मॉल ग्रुप हो सकते हैं, फिर और इसके अलावा इसके अंदर सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप्स भी बन सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग। फिर आता है वेरिएबल। वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। वेरिएबल का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चर। चर, चर और अचर दो चीजें होती हैं। एक वेरिएबल होता है, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो वेरिएबल का नेम में ही होता है, वेरी करता है, जो चीज बदलते रहती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितने भी अल्फाबेटिक आपके हैं अल्फाबेट हैं, वो सारे वेरिएबल है, क्योंकि उनके वैल्यू कहीं पर 10 होती है, कहीं पर 20 होती है, कहीं पर 30 होती है, कहीं पर 40 होती है। लेकिन अगर हम लोग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो 4 मतलब 4, 4 को आप क्या लिख लेंगे। और तो ऐसे ही आपके रिसर्च के अंदर वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल में दो चीजें होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। अभी आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, वेरिएबल का मतलब जो चीज वेरी करती है, जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसके डायमेंशन चेंज होते रहते हैं बेसिकली, तो उसको हम यहाँ पे वेरिएबल कहते हैं। फिर क्लासिफिकेशन आप सभी को पता है, जब हम ऑर्डर में कलेक्ट करते हैं किसी चीज को, ऑर्डर में यहाँ पे लगाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो सारी चीजें क्लासिफिकेशन में आ जाती है। फिर यहाँ पे दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक तो आपका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ग्रुप होता है, एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जिस ग्रुप को। दो तरीके के ट्रीटमेंट हम लोग दो तरीके के ग्रुप के अंदर देखेंगे। एक को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब एक वैल्यू को हम चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, जिसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक। फिर यहाँ पे कोरिलेशन स्टडी आती है। कोरिलेशन मतलब हो गया जिसके अंदर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। कोरिलेशन का मतलब हो गया एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम एक को चेंज कर रहे हैं, एक वेरिएबल को, तो उस चेंज किए गए वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक। फिर बेसलाइन हो गया। बेसलाइन है एक कंट्रोल मेजरमेंट कैरिड आउट बिफोर एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। जो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के पहले जो हम लोग एक तरीके का मेजरमेंट करते हैं, उसको हम बेसलाइन कहते हैं। बेसलाइन सर्वेज किया जाता है, जैसे आपको पता होगा रोड वगैरह बनती है तो उसमें भी बेसलाइन सर्वे किया जाता है। बेसलाइन सर्वे का मतलब जब एक्चुअल रोड बनने वाली है उससे पहले का जो सर्वे है उसको हम बेसलाइन कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्लस्टर एनालिसिस। ये क्लस्टर वाली बात हम लोग सैंपलिंग के अंदर भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सैंपलिंग का एक मेथड है, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो एरिया है उसको हम अलग अलग जो है डिवाइड कर देते हैं। वो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 ऐसे बन जाता है। जैसे पूरा आपका एरिया था, ये पूरा का पूरा एरिया था आपके स्टडी का, और इस स्टडी के एरिया को हम लोग अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, जैसे मैंने एक में एज ले लिया, एक में जेंडर ले लिया, तीसरे में मैंने हाइट ले ली, तो ये हम लोग अलग अलग पार्ट में इनको सब डिवाइड करते हैं, इसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो क्लस्टर एनालिसिस इसी तरीके से फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, क्लस्टर एनालिसिस बन जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको पता है कोई भी डेटा जो है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है या कोई भी जो आपका रिसर्च है, वो कॉन्फिडेंशियल होता है जब तक कि उसको जनरलाइज ना किया जाए, तो यही चीज इसके अंदर है। फिर डिस्क्रीट वेरिएबल आता है। दो तरीके के वेरिएबल आप लोग पढ़ेंगे, एक तो आपका होगा डिस्क्रीट वेरिएबल और एक आपका यहाँ पे होगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल दो तरीके के होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम पूरे के पूरे नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एक मैंने 1 लिखा है और एक मैंने 0.5 लिखा है। अब 1 की बात करूँ तो ये होल नंबर है, पूरा का पूरा नंबर है, तो होल नंबर है तो इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 0.5, तो ये आपको पता है कि ये पॉइंट में है कुछ, या मैंने लिख दिया 1/2, तो ये भी पॉइंट में है, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में आते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिनको हम सोलली मेजर करते हैं, पूरा का पूरा होल यूनिट को हम मेजर करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे आपके डिस्क्रीट वेरिएबल में आते हैं। लेकिन अगर हम 0.5 की बात करें या हम लोग फ्रैक्शन में बात करें तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल में आते हैं। उसके बाद डेविएशन की बात करते हैं। डेविएशन मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड ए पर्टिकुलर डेटा पॉइंट इन ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेविएशन की बात मेजरली वहां पे की जाती है जब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। जिसने मीन पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छे से पता होगा डेविएशन क्या होता है। डेविएशन का मतलब होता है जब हम लोग किसी वैल्यू को मीन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, डेविएशन का फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसको समझना है आप लोगों को। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार हो गया यहाँ पे मीन, क्या हो गया? मीन। और एक्स कौन सी हो गई? वैल्यू हो गई है। अब मैं अगर एक एग्जांपल से आप लोगों को इसको समझाऊं तो एक नई स्लाइड में मैं समझाता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आपने जरूरी है। डेविएशन मैं समझा रहा हूं, डेविएशन को। अब मैंने यहाँ पे x मान ली है वैल्यू 1 2 3 4 5, ये मैंने वैल्यू ले ली है। अब मैं इसका मीन निकालता हूँ तो 3 मेरे पास मीन आ जाता है। ये मेरे पास 3 आ गया, x बार आ गया। जिसको पता नहीं मीन कैसे निकालेंगे तो इसको सम करेंगे इसका और इसको नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में मीन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेविएशन निकालता हूँ, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। डेविएशन का मतलब होता है x माइनस एक्स बार। तो x की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 3 कर देंगे तो -2 आता है। फिर 2 माइनस 3 कर देंगे तो -1 आता है, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आता है, और 4 माइनस 3 करेंगे 1 आता है, फिर 2 आता है। तो यहाँ पे जो सम आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा एक्स बार अगर मैं कर सिग्मा डी अगर मैं करता हूँ तो 0 आता है। तो इसका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, यानी कि सम ऑफ डेविएशंस की बात करते हैं, तो हमेशा 0 आता है अगर हम सम डेविएशन किससे लेते हैं, मीन से लेते हैं। तो ये डेविएशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो डेविएशन की बात हमने कर ली। अब यहाँ पे बात आती है एक एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी किसे बोला जाता है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको ध्यान रखना है आप लोगों ने। एपिस्टेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज। जब हम लोग किसी नॉलेज की स्टडी करते हैं इसको हम लोग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। कंसर्न नॉलेज कंस्ट्रक्शन, आस्क व्हाट कंस्टिट्यूट नॉलेज एंड हाउ नॉलेज इज वैलिडेटेड। तो सिंपल टर्म में स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। उसके बाद एथनोग्राफी आता है। एथनोग्राफी का मतलब होता है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, किसको? पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको एथनोग्राफी बोला जाता है। ठीक है बात, तो ये ध्यान रखना है। मेथड टू स्टडी ग्रुप एंड कल्चर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मतलब जैसे पिछले साल क्या क्या चेंजेस आए, उससे पहले साल क्या चेंज आए, उससे पहले साल क्या क्या चेंज आए, किसी कल्चर के अंदर जब बात करते हैं उसको हम एथनोग्राफी कहते हैं। तो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद इसके अंदर बेसिकली हम लोग रिसर्च का हमने पढ़ ही लिया था, और जो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है वो इतनी ही है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर, जो इम्पोर्टेंट जो आपके रिसर्च के अंदर काम आने वाली है। अब उसके अलावा एक लास्ट चीज़ मैं इसके अंदर डिस्क्राइब कर देता हूँ, वो है वेरिएबल्स। दो तरीके के वेरिएबल्स, क्योंकि अगर जब तक आपको वो समझ में नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वेरिएबल्स में एक आता है आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक आता है आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर, और इंडिपेंडेंट को और डिपेंडेंट को बोलते हैं आश्रित चर, आश्रित चर। तो क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? तो रिसर्च के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल होंगे, क्योंकि आपके पास में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास में कोई ना कोई वेरिएबल तो जरूर होंगे। वेरिएबल मतलब जिन पे आप लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। अब मैं वेरिएबल का भी पहले एग्जांपल दे लेता हूं कि रिसर्च में क्या कैसे कैसे वेरिएबल बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि कोविड-19 के अंदर जो वैक्सीन लगाई गई थी, वैक्सीन का आपकी इम्यूनिटी पे, जो आपकी इम्यूनिटी थी, तो उस पे किसी भी तरह का कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, इस पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो वेरिएबल हो गए, एक तो वैक्सीन होगी, वैक्सीन का नाम हो गया, और दूसरा मेरी इम्यूनिटी पावर, मेरी मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो वो मेरी दो वेरिएबल हो गए हैं। अब इसके अंदर ये पहचानना जरूरी है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। इससे क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, इसको ध्यान रखना। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको पहचानना होगा उसके अंदर कि इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी बात कहाँ पे होती है? सबसे मेजरली इसकी बात होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर।
एक टाइप है रिसर्च का, इसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखना है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो मैंने एग्जांपल लिया है वैक्सीन और इम्यूनिटी का, तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, इसको समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं और उसका इफेक्ट देख रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी या घटेगी जब वैक्सीन लेंगे या नहीं लेंगे। हमारे हाथ में क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना या घटाना नहीं है, हमारे हाथ में है वैक्सीन को लेना या नहीं लेना। तो वैक्सीन अगर आपने लगाई तो मतलब इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यही चीज सामने आई, WHO ने भी यही बोला। तो मतलब सीधी सी बात है कि इसके अंदर चेंजेस किस में हम लोग कर सकते हैं, हम लोग वैक्सीन लेना या नहीं लेना, ये डिसीजन में हमारा चेंज हो सकता है। तो जिसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं उसको हमेशा बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, आपने वैक्सीन ली तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, आपने वैक्सीन नहीं ली तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इम्यूनिटी पे पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है बात। तो इस तरीके से इन दोनों वेरिएबल को आपको देखना है। एक और एग्जांपल मैं इसका लास्ट आपको समझा देता हूं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको किसी तरह का बुखार आ गया, आप हॉस्पिटल चले गए और आपको यहाँ पे क्या है, बुखार है आपको। तो उस केस में एक साइड तो आपका क्या है, बुखार हो गया या बीमार हो गया, बीमारी आपकी हो गई, दूसरी साइड आपकी दवाई है, मेडिसिन आपकी है। तो इस केस में आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में किस चीज के मतलब किस चीज को चेंज करने का है। क्या आप बुखार को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं? अभी आपको बुखार है, थोड़ी देर में आप चाहेंगे तो बुखार को क्या गायब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप दवा ले सकते हैं या दवा नहीं लेंगे, ये डिसीजन आपके हाथ में है। तो जो डिसीजन हम मैनिपुलेट करते हैं, जो वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी हो गई, दवाई हो गई। और उसका इफेक्ट फिर हम लोग देखेंगे कि दवाई ली तो फिर बुखार कैसा है, अभी दवाई नहीं ली तो फिर बुखार वैसा ही है या नहीं है, चेंज हो गया। तो वो डिपेंडेंट कौन सा है, बुखार है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो जिसको मैनिपुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, जिसमें खाली हम उसका प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, वो हमारा डिपेंडेंट होता है। ठीक है बात। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसको भूलेंगे भी नहीं कभी आप। तो एग्जाम्पल से समझना चीजों को, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।